ठीक है। तो ये बताना है कि इसमें ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इन दिस डायग्राम कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये बताना है आपको। ठीक है, सर ग्रेविटेशनल कैसे फोर्स, कैसे act रिएक्शनल कर रहे हो फोर्स तो मैं बता दूंगा। और टेंशन फोर्स। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग, अगर आपके इधर से साउंड आ रहा है तो आप उसको अपने साइड म्यूट कर देना ना, और बाकी का दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला जो आपको सबसे फर्स्ट लिखना है, सबसे पहला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ अ बॉडी। वेट ऑफ अ बॉडी, mg सर, मास। mg। और कैसा लगेगा ये? बिल्कुल नीचे इस तरीके से, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सीधी लाइन बनानी है नीचे आपको। बना दी? ठीक है, पहला तो हो गया वेट ऑफ अ बॉडी। दूसरा क्या तो लगेगा? ग्राउंड पे लगेगा ना सर, वेट तो ग्राउंड पे लगेगा ना सर। ग्राउंड कहाँ ग्राउंड है? से ये ग्राउंड ये क्या है सर, ये ग्राउंड डॉटेड लाइन। ग्राउंड कहाँ है? कहीं ग्राउंड पे कांटेक्ट हो रहा है क्या इसका? अच्छा सर, ये तो एक वॉल है, सॉरी। बॉल है ना। तो वेट आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है जहां पर उसका मास सेंटर्ड है, और वहां से आपको नीचे लिख देना है mg। अब इसका वेट mg जब लगेगा तो ये बॉल नीचे तो जा नहीं रही, तो नीचे नहीं जा रही तो इसको और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ। तो रिएक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स। आपको झट से देख लेना है कि अगर कहीं पर भी रोप, रस्सी, रोप, स्ट्रिंग या वायर लगा हुआ है तो वहां पर क्या आ जाएगी? टेंशन। क्या आ जाएगी? टेंशन टी। तो एक फोर्स यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इसमें टेंशन। टेंशन फोर्स लग जाएगा सर। ठीक है, फट से आपको पकड़ लेना है क्योंकि मैंने अब आपको सिखा दिया। ठीक है, फिर आगे, अब ये यहाँ पर टच हो रहा है, इस पॉइंट पर टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो यहाँ पर तो कौन सा फोर्स आएगा? रिएक्शन फोर्स। हाँ, रिएक्शन रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। और वो कैसा लगेगा? सरफेस से 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा जो फोर्स यहाँ पर यस आ सर। जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका कांटेक्ट। कांटेक्ट और रिएक्शन। हाँ, कांटेक्ट या रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन जो बेसिक फोर्स है, आप आपके फ्रिक्शन भी आ सकता है, आप ज्यादा पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ सकता है, ठीक है, फ्लूइड का भी फोर्स आ सकता है। तो ऐसे बाकी बहुत सारे फोर्सेस है जो आगे आते रहेंगे, वो अपन स्टडी कर लेंगे। और जो बेसिक फोर्स है, जो बेसिक मिलेंगे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो बेसिक कौन कौन से आ जाएंगे आपके? एक तो वेट ऑफ अ बॉडी आ जाएगा। तो वेट ऑफ अ बॉडी जानते ही आप, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका वेट कहलाता है। और वेट आपको ध्यान रखना है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो सबसे पहले तो वेट लगा देना। और वेट की वजह से अगर कोई स्ट्रिंग या वायर या रोप लगा हुआ है उससे, तो उसके अंदर टेंशन आ जाएगा। ये टेंशन का सिंबल है, दो एरो ऐसे बनाने हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद एक क्या आ जाएगा? रिएक्शन फोर्स। अगर कहीं रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स, और रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस से कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। तो ये मैंने ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको किसी को दोनों में से किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन करना है किसी तरीके का तो बताओ। तो एक्चुअली मैंने वेट ऑफ बॉडी को अलग से नहीं बताया, बट फिर भी ये ध्यान रखना, तीन मैंने आपको सिखाए हैं। फर्स्ट इज वेट ऑफ अ बॉडी, सेकेंड इज टेंशन फोर्स, एंड थर्ड इज कांटेक्ट या रिएक्शन फोर्स। तो तीनों को आपको अच्छे से समझना है, कैसे फोर्स ये एक्ट करते हैं, कैसी डायरेक्शन होती है इनकी, क्योंकि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इसमें कुछ पूछना हो बोलो, या नोट कर लो जो भी आप कर रहे हो। बोलो बोलो भाई, चिन्मय, सर अर्चित, नोट कर लिया। नोट नो करना सर, है? नो डाउट सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? सर कर एक लिया चीज सर। पूछूं? पढ़ते भी जाना, ये अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, यस सर। जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको साथ साथ में स्टडी कर लेना इसमें ना, क्योंकि अभी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर इकट्ठा कर लोगे फिर पढ़ोगे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब होता है when number of forces acting on a body simultaneously, ठीक है, when
number of forces acting on a body simultaneously, then it is called system of force. ठीक है, number of forces acting on a body simultaneously, then it is called system of force. एक साथ बहुत सारे फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पर तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। जैसे अभी आपने एक डायग्राम बनाया था, एक बुक वाला, जितने भी डायग्राम बनाए थे, जैसे आपने एक बुक वाला डायग्राम सबसे सिंपल ले लेता हूँ, तो इसमें क्या था, वेट एक्ट कर रहा था नीचे, वो क्या था, W=mg, और रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही थी R। तो यहाँ पर वेट ऑफ अ बॉडी है और रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स है, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया। और किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, इसमें अपन स्टडी कर रहे हैं इस बुक पर लगने वाले फोर्सेस। इसमें अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, इस बुक पर लगने वाले फोर्सेस की, ठीक है ना। तो इस बुक पे जो लगने वाले फोर्सेस है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वेट ऑफ दिस बॉडी और वेट ऑफ दिस बुक एंड दिस रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। अब सिस्टम ऑफ फोर्स कितने तरीके के होते हैं ये अपन को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। ये ध्यान रखना, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको तब ये सब चीजें आएगी वहां पे, और मैं ये सब आपसे फिर पूछूंगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए, कोई तरह कंटिन्यू तो कुछ नहीं। तो मेनली जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। को मतलब होता है हिंदी में लिख दिया मैंने एक ही। को मतलब होता है एक ही या एक साथ, को एजुकेशनल स्कूल ऐसे सुना होगा ना आपने, तो को मतलब होता है एक साथ या एक ही, ठीक है। को प्लेनर, प्लेन आप जानते ही हो, तो को प्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होगा। को प्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स को आप डिफाइन करना चाहोगे तो क्या लिखोगे बेटा, बताओ। को प्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, इट इज अ सिस्टम इन व्हिच ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन अ सेम प्लेन। समझ में आ रही है यारी बात, यस और नो करूं। Yes, sir. अब यार इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखूं मैं आप पर, आपके तो मजे हो गए, ठीक है। तो कोप्लेनर का मतलब होता है, या मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रख लेना। कोप्लेनर मतलब when number of forces acting on a body are in same plane, एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन तो आप जानते ही हो, ठीक है, आर इन अ सेम प्लेन। और ये ध्यान रखना, ये जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ एक ही समय पर, ये नहीं हो कि अलग अलग लग रहे हो तो नहीं चलेगा, फिर ये कॉन्सेप्ट फिर नहीं लगने वाले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, ये एक साथ एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन सेम प्लेन, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो होता है वो, उसके भी टाइप्स है। तो पहला टाइप है कॉनकरेंट, ठीक है, ये इसका टाइप है। तो हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉनकरेंट। कोप्लेनर का टाइप बता रहा हूं मैं आपको। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, when forces in a same plane and acting on a single point। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट का क्या मतलब होगा, कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर और वो एक ही पॉइंट पर लगने चाहिए। सारे फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट पर लगने चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। ये बताओ, ये कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, आपको कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स दिख रहा है, बोलो। Coplanar system. कोप्लेनर और कॉनकरेंट नहीं है क्या, कॉनकरेंट नहीं है क्या भाई, कॉनकरेंट है सर। सिंगल पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ सर, ये सर कोप्लेनर तो होगा ही ना, अरे भाई कोप्लेनर का है सर ये।
ये देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, तो ये आपका कौन सा प्लेन हो गया, बोलना जरा मुझे। एक्स वाई प्लेन हो गया, नहीं हो गया? यस तो यस भाई सर। एक्स वाई प्लेन हो गया। यस तो एक्स वाई प्लेन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो कोप्लेनर तो वही है आपका, कोप्लेनर तो हो गया ना, एक ही प्लेन में लग रहे हैं, तो कोप्लेनर तो हो गया सिस्टम आपका। दूसरा आपको चेक करना है कौन करंट है कि नहीं है, तो कौन करंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे लगने वाले, तो दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इस पॉइंट पे लग रहे हैं ना ये, बोलो ये सब लोग करो, ये है ना? यस सर। तो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका, कैसा यस सिस्टम हो गया सर। ये हो गया आपका कोप्लेनर कौन करंट सिस्टम ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई नहीं आई, बोलो। यस सर। आ गया सर, आ गई ध्यान सर। से समझते जाना, आगे न्यूमेरिकल अगर आपको करने हैं, न्यूमेरिकल को अगर एंजॉय करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अगर आपको एंजॉय करनी है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है? और इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप सीखते जाओ। देखो अब मैं कोप्लेनर का मैं सेकंड टाइप बात कर रहा हूँ, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट, तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, आपने सीसो देखा होगा, सीसो होता है नहीं होता, इस तरह यस से सर होता है। होता है ना। मान लो एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है? या मैं और इसका थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई वेट रखा है डब्ल्यू, आपको इसको उठाना है, इसको उठाना है, तो आप फोर्स कैसे लगाओगे, इधर लगाओगे, तो ये तो आपका फोर्स हो गया, मान लो एफ फोर्स लगाया आपने, ठीक है? और ये W इक्वल टू mg, अगर आपको इसको लिफ्ट करना है, इस W को आपको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, तो आप इधर फोर्स लगाओगे, ठीक है? तो अब मैं वापस यस से सर। मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लेता हूँ कि ये तो मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरी y एक्सिस हो गई। कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, एक तो F फोर्स आपने लगाया नीचे की तरफ, ठीक है? और ये W इक्वल टू mg भी कहाँ लग रहा होगा, W इक्वल टू mg भी नीचे लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल। सुना होगा ना आपने, ऐसा आपने एक्सरसाइज यस सर। करी भी होगी। यू कैन डू दिस एक्टिविटी आल्सो। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो मुझे बताओ ये प्लेन कौन सा हुआ मेरा, कौन सा प्लेन है ये? कोप्लेनर। अरे एक्स वाई प्लेन हो गया ना। अब इस एक्स वाई एक्स वाई, सर, हाँ। हाँ, इस हाँ एक्स सर वाई एक्स वाई। प्लेन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने तीन। फोर्सेस? दो फोर्स, तीन फोर्स, अभी इस चार डायग्राम में, फोर्सेस। आप तो बस इस डायग्राम में देखो, चार कहाँ दिख रहे हैं आपको, इसमें चार कहाँ है? तीन ही तो दो होंगे फोर्स। सर। ये मैंने अभी सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा हूँ, एक तो ये एफ आप लगा रहे हो, ज्यादा एफ, और एक ये एमजी, दो ही तो है, चार का है इसमें, दो है ना? अरे बोलो तो सही यस भाई, ये यस सब सर। तो यस यस सर। सर। दो है। फोर्स। मुझे दो बताओ क्या ये फोर्स। कोप्लेनर तो है, पर क्या ये कॉनकरेंट है क्या, कॉनकरेंट है क्या ये नो सिस्टम? सर। नो सर, क्योंकि एक नहीं है। सेम पॉइंट, कोई सेम पॉइंट तो है ही नहीं सर इनका। सेम पॉइंट तो है ही नहीं सर इनका। हाँ वेरी गुड। तो मैं यही चाहता हूँ आपसे कि जब तक मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे मैं ज्यादा जोर दूँ वो पॉइंट आप सीखो, ठीक है? जिनमें जैसे जिनमें आंसर करा है, तो आपको बस ये देखना है कि ये जो फोर्स है एफ और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये दोनों किसी सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, कि सिंगल पॉइंट पे कहाँ लग रही है, तो यहाँ लग रहा है। अगर मैं इसको कह दूं ए पॉइंट और इसको कह दूं बी पॉइंट, तो ये तो ए पॉइंट पे लग रहा है, ये बी पॉइंट पे लग रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों ही फोर्स जो थे इस ओ पॉइंट पे लग रहे थे। तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है, ये क्या होगा, ये कोप्लेनर तो है, इट इज कोप्लेनर, बट कोप्लेनर के साथ साथ ये क्या है, नॉन कॉनकरेंट। कोप्लेनर के साथ साथ ये क्या है, नॉन कॉनकरेंट। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है? मुझे बताओ यस सर। दो डायग्राम यहाँ बोर्ड पे बने हुए हैं, इन दोनों डायग्राम में देख के अगर ये एफ फोर्स अपन लगाए, अगर एफ फोर्स आप अप्लाई कर दो, तो एफ फोर्स अप्लाई करने से ऊपर लिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है ना? तो आपको मैं यस एक सर। टर्म बता देता हूँ जिसको बोलते हैं मूवमेंट, एम ओ एम ई एन टी, मूवमेंट, ठीक है? एक टर्म होती है मूवमेंट। तो इस केस में मूवमेंट जनरेट होगी, इस केस में मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट का मैं पॉइंट बता देता हूँ, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स, जैसे आप ये फोर्स लगाओगे, तो ये टर्न होगा नहीं होगा इस तरह से,
अप डाउन होगा ना। अगर ये F फोर्स लगाओगे Yes, तो जैसे sir. शीश होता है, ऐसा कुछ इसमें होगा कि पहले वाले फिगर में, फर्स्ट फिगर में होगा कि ऐसा नो कुछ सर। सर तो नहीं होगा ना। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें मूवमेंट होगा। बॉडी मोशन करती है, पर शर्त ये है कि वो जो फोर्स लग रहा है वो नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए। शर्त ये है नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट होगा तो कहाँ से होगा, मूवमेंट होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, इस तरह से हम बात करें कि मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना 1 सेकेंड। एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना आप यहाँ पर। जैसे मान लो ये O पॉइंट है, इसको O पॉइंट कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर F फोर्स लगाया, दिख रहा है ना आपको, दिक्कत तो नहीं है। ये F फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी x, ठीक है, ये डिस्टेंस थी x। तो ये F1 फोर्स मैंने यहाँ लगाया और यहाँ पर मैंने, ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये F2 लगाया। तो ये मेरा पेन है, ठीक है, इसको मैंने, इसको O, ये तो O पॉइंट है ही सही आपका, ये वाला तो O पॉइंट है, इसको मैं A पॉइंट कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बना हुआ है मेरा, ये तो मेरा O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। मान लो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। अगर मैं O पर फोर्स लगाता हूँ, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। अगर मैं इस O वाले पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये घूमेगा कि पेन? ये सर हाँ सर, सर क्योंकि सरफेस नहीं है ना सर, सर घूमेगा क्योंकि सरफेस नहीं है। नहीं सर, मतलब टर्न आपके होगा ना पास सर। अपना, आपके पास अपना पेन होगा ना, अपने पेन को ऐसे पकड़ो आप, इस तरह से पकड़ो और पकड़ के एक उंगली से यहाँ पे फोर्स लगा के देखो घूम रहा है क्या? नहीं सर, नहीं घूम क्या रहा। नहीं हो रहा ना, तो कुछ चीजें तो प्रैक्टिकली करना है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं घूम रहा नहीं ना। घूम रहा सर। और अगर मैं इधर लगाऊं तो क्या घूमेगा यहाँ पे? यस सर, घूम रहा है, यस घूम सर। रहा है, घूम रहा है ना भाई। तो क्या हो रहा है कि सर जब आप ये F2 फोर्स लगा रहे हो तो जो सिस्टम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कॉन करंट। और कॉन करंट के केस में मूवमेंट नहीं होता जैसे यहाँ पर है। जब आप ये फोर्स लगाओगे ना F2 इधर O पर, तो ये नहीं घूमेगा। जो पेन वाला मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि यहाँ पर आपने इसको फिक्स किया हुआ है, ये ऊपर तो आपने इसको फिक्स किया हुआ है, नहीं घूमेगा। ये क्या होगा, मूवमेंट जनरेट नहीं होगा यहाँ पर। मूवमेंट कब जनरेट होता है, जब सिस्टम कैसा हो, नॉन कॉन करंट। और नॉन कॉन करंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या देखो आप, ये F फोर्स लगाया मैंने, ठीक है। तो ये आपने F फोर्स लगाया, ये आपने F फोर्स लगाया, तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप यहाँ पर, अगर ये F फोर्स, ये मेरा पेन देखना बेटा, ये पेन रखा है, ये मैंने F फोर्स लगाया तो ये ऐसा घूमेगा। ऊपर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है इधर, तो ये ऐसे घूमेगा। क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? यस सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज ये लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं माइनस का एम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से अगर फोर्स लग रहा है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मूवमेंट तो होती है, नेगेटिव होती है। और मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है यहाँ पर f है और डिस्टेंस क्या है x, ठीक है। और किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो आप, वो पॉइंट के अबाउट भी आ जाता है, ठीक है। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछ रहे आप। सर अगर अपन O पॉइंट पे और A पॉइंट पे दोनों पे एक साथ फोर्स लगाते हैं और O पॉइंट को फिक्स नहीं करते तो भी इसमें मूवमेंट तो नहीं होता ना? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला वो तो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ना ऊपर चला ये जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट करके नहीं होगा। आप खुद करके देख लो, सर। मूवमेंट होगा ही नहीं। कहाँ से मूवमेंट होगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा तो इस ये तरह तो से ऊपर जा रहा है सर, ऐसे कर रहे हैं तो। ठीक है। तो और तो सर जब क्लॉकवाइज होता है तो जब माइनस एम होता है। हाँ, ये साइन कन्वेंशन है, तो मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप। ये x से मान लो और जिस सर जब एंटी क्लॉकवाइज होगा जब प्लस एम होगा। हाँ प्लस में, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस mx। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। तो पहला डायग्राम तो आप ये ध्यान रखना, जिसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ वो पॉइंट ही आ जाता है m, ठीक है। अब ये अगर मान लो इसी तरीके से ये O पॉइंट ही है और फोर्स आप लगा रहे हो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये नीचे ऊपर से ध्यान मत रखना, आपको ये चेक करना कि घूम कैसा रहा है। तो अगर आपने ये इस तरह से रखा हुआ है और यह फोर्स लगा है, तो अब ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो
हम लिखेंगे मूवमेंट वो पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा प्लस का एफएक्स, यूनिट प्लस क्या आ जाएगी इसकी न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ, ये वाला जो मूवमेंट जनरेट हो रहा था इसको अपन ने क्या लिया यहाँ पर माइनस में लिया, क्योंकि ये क्या था क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। इस वाले केस में प्लस में लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज था। मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ आपको, इसलिए मैंने यही बता दिया। ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी मूवमेंट की, यूनिट क्या होती है न्यूटन इनटू मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गई Yes, sir. बात, मैंने ले लिया टॉपिक Yes. यहीं पर ही, फिर अलग से लेता। तो जैसे इसको पढ़ते कैसे है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट पॉइंट ओ, जैसे इसको आप रीड करोगे ना एमओ को कैसे रीड करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, ऐसे करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको रीड करोगे तो ऐसे रीड किया जाता है। ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये ध्यान रखना कि मूवमेंट आती कब है, मूवमेंट तब आती है जब सिस्टम ऑफ फोर्स कैसा हो, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, कैसा हो, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। समझ में आ गया। मैं बेटा चीजें तो बहुत सारी है, मैं आपको सिर्फ ये ध्यान रखना मैं सिर्फ आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो काम का है, चीजें बहुत सारी है पढ़ाने की, तो इसमें कंजूसी मत करना, इसको पढ़ना, इनको चीजों को मत स्किप करना। समझ में आ गया। सर अपन ए और ओ दोनों जगह फोर्स लगा रहते हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे लगा रहते हैं, तो अपन ने पढ़ा है कि अलग अलग पॉइंट पे लगाएंगे तो मूवमेंट होगा। हाँ, पर आपको फिक्स भी तो करना पड़ेगा ना एक पॉइंट को, तभी तो घूमेगा वो। सर हवा में जहाँ कैसे घुमाओगे अनबैलेंस इसको। जो होगा, सर जहाँ अनबैलेंस जो होगा वहाँ वहाँ मूवमेंट होगा, जहाँ बैलेंस जो होगा वहाँ कैसे मूवमेंट होगा। मूवमेंट जब भी पॉसिबल है, आप ये देखो ना, आप करके देख लो प्रैक्टिकल। ये आपका पेन है, आपने यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो पेन तो ऊपर चला जाएगा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स, अगर आपका अप्लाइड फोर्स उसके वेट से ज्यादा है, वेट कैसा लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, इस पेन के पेन तो सिमेट्रिक है मान लो, तो इसका वेट का सेंटर क्या आ गया, वेट लगेगा नीचे की तरफ। अगर आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, वो फोर्स ज्यादा है उसके वेट से, तो बॉडी तो ऊपर चली जाएगी ना, घूमेगी कैसे। मूवमेंट होने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई पॉइंट उसका जो है आपका फिक्स करो, उसको वहां पर कोई कांटेक्ट बनाओ उसका। अब आपने यहाँ पर अगर इसको पिन कर दिया तब ये घूम सकता है ऐसे ऐसे, अदरवाइज नहीं घूमेगा। आपके पास आपने गाड़ी की स्टेपनी देखी है, नहीं देखी, गाड़ी की स्टेपनी देखी है, सर देखिए, देखिए सर बहुत देखी है। देखिए सर। तो जो जो उसका जो टूल होता है, वो टूल आप ऐसे लगाते हो और फिर टूल से उसका और फिर ये करते हो तो उसके वो निकलते हैं बोनट। हाँ सर बोनट निकलते हैं। आप मेरी एक बात सुनो, आप ऐसा करना कि ज्यादा उसको दूर से पकड़ने की जगह पास से पकड़ के देखना, तो क्या घुमा पाओगे उसको बोल्ट को, नहीं सर पकड़ोगे, घुमाना कठिन है कि नहीं नहीं है। कर सकते। दूर से पकड़ोगे तो आसान है ना उसको खोलना बोल्ट को, या पास से यस पकड़ सर, के आसान है। सर दूर से, दूर तो से, दूर दूर से से आसान पकड़ है। के क्यों आसान है, बिकॉज क्यों इजी है, क्योंकि उस केस में मूवमेंट ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना। देखो f into x, डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो मूवमेंट ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होने के कारण आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। तो ये चीजें आती है, मैं अलग से भी मूवमेंट ले लेता, पर यहाँ पर ये जरूरी था, मैं बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। चलो ये देख लो, आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया ये डन, हो गया ये हो पूरा? गया सर। हाँ सर। ठीक है, तो भाई ये नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे बताओ कॉपी में। सर बना रहे हैं सर। हाँ हाथों हाथ बना लेना, आपको तो टाइम भी खूब मिल रहा है, फ्राइडे को क्लास हुई नहीं थी, सर आप सैटरडे को वीडियो टेस्ट हो लेक्चर्स गया, दिखाना संडे ना। की छुट्टी थी। नोट्स बना लेना बुक कॉपी में, नहीं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट इनका कुछ नहीं करोगे फिर आप। और न्यूमेरिकल चालू होने से पहले तो कर ही लेना, न्यूमेरिकल चालू होने से पहले कर लेना सब कुछ। ठीक है, तो ये बात हमने करी थी सिस्टम ऑफ फोर्स की, तो हमने कोप्लेनर बात कर लिया। दूसरा जो होता है नॉन कोप्लेनर भी होते हैं, ठीक है, पर नॉन कोप्लेनर अभी डिस्कस नहीं कर रहे अपन, नॉन कोप्लेनर के अपने क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ठीक है, तो आपको तो यही ध्यान रखना है। तो सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब होता है व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स कितने तरीके के होते हैं, कोप्लेनर होता है, नॉन कोप्लेनर होता है। अपन ने कोप्लेनर पढ़ा है, कोप्लेनर का मतलब है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर में अपन ने पढ़ा कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट। कॉनकरेंट क्या होता है, जब एक ही प्लेन में लगने वाले फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हो,
है, एक ही पॉइंट पर लग रहे हो तो उसको बोला जाता है कोप्लेनर कॉनकरेंट, और अगर एक पॉइंट पर नहीं लग रहे तो उसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे अपन इसको, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। एक मेरे को जो स्टार्टिंग में आपको बताना था मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो फिजिक्स का जो पार्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। आई थिंक मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया सर तो आप देख लो। स्टार्टिंग से बता दो ना सर कि फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। हाँ हाँ सर, एक बार बता दीजिए ना। क्या बताऊँ? सर मैकेनिक्स के अलावा भी पार्ट्स होते होंगे ना सर। हाँ, मैकेनिक्स के अलावा है ना बहुत सारे, बहुत सारे मतलब मेजर पार्ट की बात कर लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले आप 11th में पढ़ रहे हो मैकेनिक्स, ठीक है। इसी के अंदर आपके शुरू के चैप्टर आ जाते हैं जिसमें कि काइनेमेटिक्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ये ग्रेविटेशन मैकेनिक्स में है। आता है सर? और हाँ, ये जो मैं बोलते आ रहा हूँ ये सारे चैप्टर मैकेनिक्स में, ठीक है। ये जितने मैंने अभी तक नाम लिए, फोर्स, ये सब आप पढ़ रहे हो, ये सब मैकेनिक्स के अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला भी जो पोर्शन आता है वो भी, उसमें तो नाम में ही मैकेनिक्स लिखा हुआ है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स वही मैकेनिक्स पर जाएगा आपके, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हीट से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, तो एक पार्ट आपकी थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केटीजी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आ जाएगा आपके। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो वेव्स वगैरह भी सब मैकेनिक्स में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है एक पोर्शन आपका आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, वेवलेंथ, ठीक है, ये इक्वल टू एच वाली जो थ्योरी है वो सब आपके किसके आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है। एक पार्ट आपके आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो 10th क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से मेजर पार्ट आई है। वगैरह के बारे में, हाँ, वो सारा रिफ्लेक्शन आई वगैरह, आई के लिए नहीं है, जिसमें कि आपके रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये पार्ट्स है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। अब ये ध्यान रखना कि जब भी बात की जाएगी तो बात ये हो रही है कि ये फोर्स किसी बॉडी पे लगना चाहिए। स्टडी तो आप बॉडी की करोगे ना, जैसे आप बुक पे फोर्स लग रहा था तो स्टडी तो आपने बुक की करी थी ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसका जो इफेक्ट होता है उसकी जो स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी मतलब बॉडी की जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आज इतना करा दूंगा मैं, ठीक है, कल इसी से आगे लूंगा। तो सर साउंड किस में आता है? साउंड वाले चैप्टर इसमें आ जाएंगे ना, वेव्स में। मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे वेव में सारे चैप्टर आ जाएंगे, मैकेनिक्स के अंदर ही वेव आ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होता है सर? सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो कुछ ऑप्टिक्स। नहीं है, सब आप तरीके से पढ़ोगे। अगर बेसिक अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो दिक्कत नहीं। देखो सर ऑप्टिक्स बहुत गंदा लगता है सर। एक सेकंड में पूरा कर। स्टैटिक्स मतलब होता है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक्स मतलब होता है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा कि किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं और उस फोर्सेस का आप इफेक्ट की स्टडी कर रहे हो और उन फोर्सेस की वजह से जो बॉडी है वो रेस्ट में है। तो तब आप अगर उसकी स्टडी करते हो तो क्या कहलाता है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट एंड यू आर स्टडीइंग अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट एंड यू आर स्टडीइंग अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, तो वो जो ब्रांच होगी मैकेनिक्स की वो क्या कहलाएगी? स्टैटिक्स। दूसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स आप जानते भी होंगे शायद, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी आपकी जो है वो मोशन में है, बॉडी किसमें है? मोशन में।
और उसमें लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, तो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स को फर्दर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है आपका काइनेमेटिक्स, ठीक है, एक पार्ट होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में किसके कारण होती है, कौन बताएगा दोनों में से? बॉडी मोशन में फोर्स के हम बात कारण। कर रहे हैं मैकेनिक्स फोर्स के कारण। फोर्स के फोर्स के कारण हाँ होती सर, है, फोर्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी मोशन में है पर आप उसके कारण की स्टडी नहीं कर रहे। तो कारण की स्टडी नहीं कर रहे, कॉज की स्टडी नहीं कर रहे, मतलब फोर्स की स्टडी नहीं कर रहे। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा, सर्कुलर मोशन भी पढ़ा हुआ होगा। तो इन सब में कहीं पर आपने फोर्स आया कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको कोई ऐसा फॉर्मूला आया नो जिसमें सर। फोर्स का फॉर्मूला लग रहा हो? नहीं आया ना अभी तक कुछ भी। आपके तो अभी मैंने यस क्वेश्चन सर। भी दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन एंड यू आर नेग्लेक्टिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है? व्हेन कॉज ऑफ मोशन अननोन, अननोन कह सकते हो आप, या नॉट स्टडीड, कॉज ऑफ मोशन नॉट कंसीडर, कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं किया जाता स्टडी में, तो वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कहलाती है काइनेमेटिक्स। जैसे आपने स्टडी करा है डिस्टेंस, आपने स्टडी करा, आपने डिस्प्लेसमेंट स्टडी करा, ठीक है, आपने स्पीड स्टडी करा, आपने वेलोसिटी स्टडी करा, ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा अभी तक। तो ये सारे जो भी चैप्टर थे, या आपने सर्कुलर मोशन, जिसमें कि हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, तब की बात हो रही है, इसमें फोर्स नहीं ले रहे हैं अपन। तो ये सारे चैप्टर आपके किस में आ जाते हैं? काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ काइनेटिक्स में क्या होगा? व्हेन कॉज ऑफ मोशन नॉन, कॉज ऑफ मोशन क्या है? नॉन है। नॉन यानी मतलब हम क्या कर रहे हैं? कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर्ड, कंसीडर्ड कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन को आप कंसीडर कर रहे हो। तो इसके अंदर आपके सारे चैप्टर आ जाएंगे, वर्क आ जाएगा, एनर्जी वाला चैप्टर आ जाएगा, पावर वाला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। आप रोटेशनल मोशन चैप्टर है, रोटेशनल मोशन आपका आ जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन आ जाएगा, ये सारे चैप्टर आ जाएंगे। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है। इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं कल आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आप जो कल की क्लास है, कल की क्लास के लिए आपको ये सब तैयार करके आना है जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है भाई। ओके ये आ सर। गया सर तो है ना? काइनेटिक्स के बाद डायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर अपन स्टैटिक्स पढ़ेंगे। नहीं, स्टैटिक्स से चालू होता है। स्टैटिक्स पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, सबसे सर पहले तो स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स अभी जैसे आप ये तो ठीक है, ये पिक वगैरह जो भी हो ले लेना। जैसे मान लो ये बुक है, ये बुक क्या रखी हुई है, आपसे पूछे कि इसमें स्टेबल कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो आप क्या करोगे? mg लगा दोगे नीचे, r लगा दोगे ऊपर। तो ये सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है। तो कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है ये बोलो, जल्दी बोलो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक्स। सिस्टम सर वो ऑफ फोर्स, को-प्लेनर कॉन्करेंट। कोप्लेनर हाँ, कॉन्करेंट। कल अच्छे से पढ़ के आना, ये चीजें रट के आना। यस सर। कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है? को-प्लेनर कॉन्करेंट। और इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये स्टैटिक है ना डायनामिक है? यानी ये बॉडी स्टैटिक्स। रुकी हुई है कि चल रही है? स्टैटिक सर, स्टैटिक स्टैटिक है ना, स्टैटिक। तो स्टैटिक है। फिर आप वो मैं कल सिखाऊंगा आपको कैसे इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो सब चीजें मैं कल सिखाऊंगा। अभी मैं लिख रहा हूं।
मान लो कोई लिफ्ट है, लिफ्ट वाला उस दिन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लड़के वाला, अब ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब ये कौन सा है, स्टैटिक्स है कि डायनामिक्स है? अगर ये लिफ्ट है एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो स्टैटिक्स है या डायनामिक्स है? बताओ। डायनामिक्स। तो डायनामिक्स है। डायनामिक्स। फिर डायनामिक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायनामिक्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन सर पर लड़का तो मोशन में मतलब रेस्ट पे है और वो लिफ्ट मोशन में। क्या हुआ? सर वो बॉय तो रेस्ट पे है और लिफ्ट मोशन पे है। तो लिफ्ट चलती है ना, ये एक्सेलरेशन से ऊपर चलती है ना, तो जितने से लिफ्ट जाएगी उतने से पर्सन भी जाएगा ऊपर, तो ये तो डायनामिक्स हो गया ना। और ये वाला इस रुका हुआ है तो स्टैटिक्स की प्रॉब्लम। पर होता क्या है, आपको Yes. क्या इस पे लगने वाले फोर्सेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फोर्सेस एनालाइज करने के बाद आपको सिस्टम ऑफ फोर्स एनालाइज करना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ फोर्स एनालाइज करने के बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आज मैंने आपको इतना सिखा दिया, कल में बची हुई चीजें आपको सिखा दूंगा। तो आप क्या है, पहले ये आज जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही कल की क्लास में आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है Yes. भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक बार फंडामेंटल हो गया उसके बाद तो फिर ये तो वो है ही, बुक्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चंस आपको बता देंगे, है ना? ठीक है फिर, है ना, आज के लिए बहुत है। Yes. ठीक है भाई, चिन्मय, हर्षित, ठीक है, तो ये आप स्टडी Yes, कर लेना, कल तैयार करके। Yes, sir. ओके, थैंक Thank you, sir. यू, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बोथ ऑफ यू। पढ़ लेना भाई इसको, है ना, कल तैयारी करके आना। Yes.